टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि इसको बनाने वालों का दावा था कि ये अनसिंकेबल है, यानी कभी डूब नहीं सकता। पर इतनी सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी वो कैसे डूब गया और क्यों उसके कैप्टन समेत इतने सारे लोग मारे गए। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक की कुछ ऐसी ही बातें जानने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। आरएमएस टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप था जो अपने पहले सफ़र पर निकलता है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए। और इसमें हर तरह के लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति, एक्टर्स और बहुत सी हस्तियाँ जो बहुत एक्साइटेड थी इस शिप में बैठकर। और उनका एक्साइटेड होना लाजमी भी था क्योंकि ये उस वक्त की सबसे बड़ी शिप जो थी। इस शिप की लेंथ 269 मीटर्स और हाइट 53 मीटर्स थी। और इसको बनने में जो उस वक्त लागत लगी थी वो थी $7.5 मिलियन, जो आज के वक्त के हिसाब से $400 मिलियन होते हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ सकती है। स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, ऑर्नेटेड वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट और 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट इस बात को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिकली ये ऐलान भी कर दिया था कि इस शिप को इतना सेफ बनाया गया है कि ये कभी डूब ही नहीं सकती। पर अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के 2 ही दिन बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिल जाती है। मतलब जिस अटलांटिक ओशन से तैरकर टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था वहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मौजूद थे जो इस शिप को नुकसान पहुँचा सकते थे। टाइटैनिक इस वार्निंग के बाद अपना रास्ता 2 बार बदलता है पर अपनी स्पीड कम नहीं करता। 40 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है। इसके 2 दिन बाद ऐसी 7 वार्निंग और मिलती हैं, लेकिन कैप्टन इस वार्निंग को सीरियसली ना लेकर इग्नोर कर देते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा था। उस रात चांद भी नहीं निकला, जिससे विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। शिप के आगे एक जगह होती है जिसे क्रोज नेस्ट कहते हैं। वहाँ एक आदमी को बिठाया जाता है जिससे वो आगे आने वाली रुकावटों के बारे में इन्फॉर्म करे। तो टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का आदमी ये ड्यूटी कर रहा होता है। बर्फीले समुद्र और रात की वजह से वो कांपता हुआ वहाँ बैठा होता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक देखता है कि शिप के सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है और वो उसी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर फ्रेडरिक जल्दी से बेल बजाकर क्रू को इन्फॉर्म करता है और चीखने लगता है कि हम टकराने वाले हैं। फिर नीचे जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ये सुनता है तो वो दौड़कर इंजन रूम की तरफ बढ़ता है और ऑर्डर देता है कि शिप को लेफ्ट में टर्न करो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिर्फ 1 मिनट बाद ही, मतलब 11:40 पर टाइटैनिक जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। टाइटैनिक का पहले अगला हिस्सा टकराता है और करीब 10 सेकंड तक आइसबर्ग से टकराता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे शिप में बहुत से डेंट और होल्स हो जाते हैं। जब कैप्टन और शिप के आर्किटेक्ट जायजा लेते हैं तो वो देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि शिप के बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं थे। इन्हें लगता था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, पर अब यह अनसिंकेबल शिप डूबने वाला था। अब कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि रेडियो से सिग्नल भेजे जाएं। अगर कोई आसपास शिप गुजरती है तो वो उनकी मदद कर सकती है। पर बहुत से सिग्नल भेजने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत कोशिश के बाद एक शिप को सिग्नल मिलता है जिसका नाम था आरएमएस कारपेथिया, और वो मदद के लिए टाइटैनिक की तरफ बढ़ना भी शुरू कर देता है। पर छोटी सी मुश्किल थी, वो शिप टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब अगर वो अपनी टॉप स्पीड के साथ भी चले तब भी 3 से 4 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लग जाते हैं। पर क्या टाइटैनिक तब तक सर्वाइव कर पाता? तभी कैप्टन ने दूसरा फैसला लिया, पैसेंजर्स को लाइफ बोट की मदद से नीचे उतारने का, ताकि उन्हें इस सिचुएशन से निकाला जाए और अगर दूसरी शिप मदद के लिए आती है तो उन्हें उसमें बचा लिया जाए। प्रोटोकॉल के हिसाब से लाइफ बोट में सबसे पहले औरतें और बच्चे बैठेंगे, पर शिप में बैठे पैसेंजर इस बात को बहुत लाइटली ले रहे थे। उन्हें बिल्कुल डर नहीं था और वो सही भी थे क्योंकि इस शिप का एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया में अनसिंकेबल के नाम से हुआ था। उन्हें यकीन था कि यह शिप कभी डूब ही नहीं सकता। इस वजह से जब पहली लाइफ बोट को नीचे उतारा गया तो उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे हुए थे, जबकि उसमें 65 लोगों के बैठने की जगह थी। आधे से ज़्यादा लोग बोट में बैठे ही नहीं क्योंकि उनको यकीन था कि यह शिप डूब ही नहीं सकती। पर अब शिप के कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा था और शिप इधर उधर डोलने लगा था। तब पैसेंजर्स को रियलाइज़ होता है कि शायद जहाज़ डूब सकता है और इसी सोच में शिप में भगदड़ मच जाती है। और करीब रात की 1 बजे तक शिप का अगला हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, वो पानी में डूबने लगा। इसकी वजह से टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी से बाहर हवा में ऊंचा हो गया। अब लोग आपस में लड़ने लगे थे लाइफ बोट में बैठने के लिए और आखिरी बोट पानी में उतार दी गई। पर शिप पर अभी भी 1500 के करीब लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने तो लड़कर अपने लिए बोट में जगह बना ली थी, पर कुछ लोगों ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और वो वहीं जहाज़ में रुके रहे।
अब वक्त था रात की 2 बजे का कि एकदम से तेज आवाज के साथ टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी में डूबने लगा। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले शिप को डूबने में। उसमें मौजूद 1500 लोग उस जहाज के साथ डूब गए और जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, यानी बेहद ठंड की वजह से, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। शिप के कैप्टन आखिर तक व्हील के पास ही रुके इस उम्मीद से कि वो कुछ कर सकते हैं, पर वो भी डूबकर मारे गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जो शिप टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था वो लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर उसके आते आते रात के 3:30-4 बज जाते हैं, जब तक जहाज पूरी तरह से डूब चुका होता है। पर जो 700 लोग लाइफ बोट में सवार हो चुके थे उनको वो बचाने में सफल हो जाता है। इस टाइटैनिक के डूबने पर कई लोगों पर सवाल उठे, उस कंपनी पर भी जिसने टाइटैनिक बनाई थी। पर बड़ी गलती बताई जाती है स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचन्स की। जब ऑफिसर ने उसे टकराने से पहले लेफ्ट टर्न होने के इंस्ट्रक्शन दिए थे तो घबराहट की वजह से उसने लेफ्ट की जगह राइट में टर्न ले लिया था, जिससे टक्कर और ज़्यादा तेज हुई थी। जब सिग्नल्स भेजे जा रहे थे रेस्क्यू के लिए तब टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर आरएमएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज वहां मौजूद था। ये वही जहाज था जिसने टकराने से पहले टाइटैनिक को आइस वार्निंग भेजी थी, और ये वार्निंग भेजकर उसने अपने रेडियोज बंद कर लिए क्योंकि वो उस रात आगे नहीं बढ़ना चाहता था सेफ्टी की वजह से। और आरएमएस कैलिफोर्नियन के क्रू ने आसमान में फायर फ्लेयर्स भी देखे थे, पर उनके कैप्टन ने कहा था कि ये टाइटैनिक शिप है, वहाँ जश्न चल रहा होगा। अपने रेडियोज बंद करने की वजह से उन पर भी इल्ज़ाम लगे और वो भी सवालों के घेरे में आ गए थे। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट पर भी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने स्पीड कम करने नहीं दी वार्निंग मिलने के बाद भी। उनकी जिद थी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे ये सफ़र सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट करके। इस हादसे के बाद दुनिया भर में शिप्स और क्रूज के लिए बहुत से कानून बनने लगे, जिससे इस तरह के हादसे दोबारा ना हो पाए और ना कोई इंसान लापरवाही कर सके। और 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी बनाया गया, जिससे आने जाने वाले शिप्स को वार्न किया जा सके आइसबर्ग से। टाइटैनिक डूबने के बाद उसे ढूंढने में 70 साल लग गए। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेंड और एक फ्रेंच ओशियनोग्राफर, इन्होंने समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक को ढूंढा, जो 2 टुकड़ों में पड़ा था, जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की दूरी 600 मीटर की थी। जब टाइटैनिक बना था तब वो ऐसा दिखता था, और एनवायरनमेंट की वजह से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है और वो बहुत कम ही बचा है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये शिप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज 100 साल बाद भी लोगों के दिमाग से टाइटैनिक का ख्याल नहीं जाता, और 2012 में इसका रेप्लिका बनाने की कोशिश भी की गई थी, पर वो आज 2023 तक नहीं बन पाया। ये कह सकते हैं वो बनने से पहले ही डूब गया। तो ये थी टाइटैनिक के बारे में कुछ डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बिकॉज वी नो।